हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों ने बोला था सीक्वेंस सीरीज़ पहले कराइए, तो मैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ करा रहा हूँ पहले। ठीक है, इसके बाद मैं कराऊंगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आप टॉपिक बोलेंगे 3D वेक्टर कॉनिक सेक्शन जो भी बोलेंगे वो अपन करेंगे। अब बात करते हैं अपन सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बात करते हैं अपन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम मान के चलना कि 2 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं और बहुत ईजी भी क्वेश्चन होते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये चैप्टर बहुत ईजी है अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसको अपन किस तरीके से करेंगे। इसको अपन सबसे पहले थ्योरी पार्ट करेंगे। थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसके टेस्ट होते हैं वो कराऊंगा। फिर मैं आपको एटीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आपके डाउट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये। थ्योरी वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर क्या है, आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेकर करना है। सारी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। टेस्ट के अंदर 6-7 टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको मतलब इसकी कंडीशन आपको याद रखनी है। एटीसी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वो बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे, जो अपन पढ़ाएंगे उसी में से आएंगे। और प्रैक्टिस आपको मैं बता दूंगा कौन सी बुक से करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट बेसिक से करेंगे, सारी चीज़ें डेफिनेशन कराऊंगा, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर टेस्ट कराऊंगा। तो एक एक चीज़ होगी और हो सकता है एक वीडियो बनाऊँ, हो सकता है 2 वीडियो बनाऊँ। ठीक है, इस चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ कि मैं हर बार बताता हूँ कि इस चैनल पर ऑलरेडी एटीसी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, टोटल 5 प्लेलिस्ट है। उसके अंदर आपको एटीसी मैथ्स के मिल जाएंगे, रीजनिंग के मिल जाएंगे, जनरल साइंस के मिल जाएंगे, आपको क्वांट के मिल जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स मिल जाएगी आपको। तो इस सब की वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज़ क्या होती है। आधे लोगों को ये नहीं पता होता है कि सीक्वेंस और सीरीज़ में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पूरा इसको इंटरेस्ट लेकर समझते हैं। तो सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस सिंपल से मैं अगर आपको पूछूं कि 1 3 5 7 और मैं आपको आगे वाले टर्म बोलूँ तो आप बोलोगे 9, फिर मैं इसके आगे वाले टर्म बोलूँगा तो क्या बोलोगे आप 11 आएगी, फिर आगे वाले बोलूँगा तो 13 आएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, सीक्वेंस की डेफिनेशन ये होती है, द लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटन इन ए डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है कि डेफिनेट ऑर्डर से अगर आपने नंबर को सेट किया है, जिसके आगे वाले टर्म आप बता सकते हो उसके पीछे वाले नंबर्स का पैटर्न देखकर, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सीक्वेंस बोलते हैं। वहीं सीरीज़ क्या होती है। सीरीज़ क्या होती है, सीरीज़ का मतलब जैसे मान लो ये 1 3 5 7 9 था ये, तो अगर मैं पूछूँ सीरीज़ क्या है, सीरीज़ सिंपल सी बात है, सबका सम कर दो तो ये क्या बन जाएगी, सीरीज़ बन जाएगी। तो सीरीज़ क्या होगी, सीरीज द सम ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबका सम क्या होता है, सीरीज होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अपन को थोड़ा सा पार्ट आना चाहिए। अब अपन सीक्वेंस के टाइप पढ़ते हैं, उसके अंदर बाउंडेड अनबाउंडेड के क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि एटी से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है ना। देखो सबसे पहले ये 2 टाइप की होती है ना, एक तो होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग, और दूसरी होती है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब दोनों डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा हो 6 7। तो अब क्या हो रहा है कि जो 3 जो है 2 से बड़ा है, 4 जो है 3 से बड़ा है, 5 जो है 4 से बड़ा है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डेफिनेशन ये होती है, अगर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी आ रही हो तो ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं अपन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि जो आपका नंबर है ना वो एक्स की एन की वैल्यू के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 1 2 3, ठीक है ना। तो ऐसा इसको मैथमेटिक डेफिनेशन क्या बोल सकता हूँ कि अगर n+1 वाली टर्म जो है वो n से बड़ी आ जाए, किससे, x की पावर n से बड़ी आ जाए, xn+1 जो है xn से बड़ा हो, तो उसको बोलते हैं अपन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलते हैं। या इसको अपन और सॉल्व करें तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि xn+1 माइनस xn करूँ और ये अगर पॉजिटिव आ जाए तो मैं ऐसी टर्म को क्या बोलूँगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग टर्म बोलूँगा। वैसे ही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इस टर्म क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पर 5 था, फिर 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था, फिर 0, ऐसे चलता गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पहले वाला नंबर है 5 है, 4 उससे छोटा है, मतलब क्या हो कि जो उसकी नेक्स्ट वाली टर्म है, जो पिछले वाली टर्म है, जो ये 3 है, ये इससे छोटी हो, तो ऐसे क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मतलब डिक्रीजिंग मतलब ये हुआ कि वो जैसे जैसे अपन जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, फंक्शंस की डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि अगर xn+1 जो हो xn से छोटा हो, xn पहली वाली टर्म है उसके बाद वाली टर्म, या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि xn+1 माइनस xn लेस देन 0 हो, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। यहाँ तक किसी डाउट है तो बताइए, अपन इस पर क्वेश्चन भी करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। एक और टर्म आती है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक का मतलब ये होता है कि अगर एक सीक्वेंस या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होनी चाहिए या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ कभी डिक्रीजिंग हुआ। मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आपको बताऊंगा।
तो अगर कोई सीक्वेंस जो है या तो पूरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होनी चाहिए अपने इंटरवल में, या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए, तो ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक बोलते हैं। ओके, स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक मतलब क्या हो गया, या तो कंप्लीटली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होनी चाहिए या कंप्लीटली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए। क्लियर है डेफिनेशन? तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। अभी इतना काम नहीं आएगा, सिर्फ अपन को डेफिनेशन पार्ट क्लियर होना चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपसे, या तो पूछा जाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग पूछा जाएगा या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है सीक्वेंस है वो ये होगी, ठीक है। उसके बाद बाउंडेड अनबाउंडेड करते हैं अपन, इसका एक दो क्वेश्चन अपन लेते हैं ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसा है कि एक्स एन एरिया आपको मान लो 2n² -1 और आपको पूछा जाए कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले क्या करो, xn+1 निकाल लो। xn1+1 कैसे निकालोगे, n की जगह क्या रख दोगे, n+1 रख दोगे। फिर क्या करोगे, xn+1 - xn कर लो, तो ये हो जाएगा 2n+1 का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करो, 1 से 1 कट जाएगा, -2n² कर दो। ये कितना हो जाएगा, 2n² प्लस 2n+1 माइनस का 2n²। तो उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4n+2। बिकॉज n जो बिलोंग्स नेचुरल नंबर है, दैट्स वाई ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मैंने आपको बोला था कि xn+1 - xn अगर पॉजिटिव आता है तो ऐसी सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होती है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर फटाफट करना है तो n की वैल्यू रखो 1, 2 रखो, 3 रखो, वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग है, वैल्यू कम हो रही है तो डिक्रीजिंग है। तो ये क्या हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। क्लियर है ये, यहाँ तक कुछ दिक्कत? सेकेंड क्वेश्चन करते, देखो क्वेश्चन 2। अगर दिया हुआ एक्स एन आपको दे देते, मान लो 1/n दे देते हैं, तो आप देखो अगर n की वैल्यू ऑब्वियसली आप ऐसे निकालोगे xn+1 पहले मेथड की तरह, तो 1/n+1 आएगा। फिर आप xn+1 माइनस xn करोगे तो ये होगा 1/n+1 माइनस 1/n। तो उसको सॉल्व करोगे तो -1/n+1 आएगा। क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, दैट्स वाई ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो xn+1 माइनस xn आपका नेगेटिव आ रहा है, दैट्स वाई मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी। और आप ऐसे भी कर सकते हो, n की वैल्यू 1 रखने पर 1, फिर 1/2, 1/3 वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई क्या हो जाएगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगी। बात समझ में आई? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सबको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला जो इंपॉर्टेंट आता है, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं 80 के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। काफ़ी स्टूडेंट को आती नहीं है ये, ठीक है, याद नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, इसको याद रखना। एक जो 4 ऑप्शन होते हैं उसके अंदर ये भी ऑप्शन डाल देते हैं कि बाउंडेड अनबाउंडेड, और अपन को पता नहीं होता है। तो वो सिंपल से याद रखना, बाउंडेड का मतलब एक तरह से ये होता है बाउंड होना या फिर किसी नंबर के बीच में जाना। अगर किसी नंबर की वैल्यू एक्स एन मान लो, एक्स एन की वैल्यू के कोई भी रियल नंबर होता है, तो के से लेकर मतलब जैसे मान लो एक्स एन की वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच में हो रही है, तो ये बाउंडेड हो गया। बाउंडेड मतलब किसी नंबर, किसी इंटरवल के रियल नंबर के बीच में वो बाउंड हो गया। अनबाउंडेड मतलब क्या हुआ कि एक्स एन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है या -इन्फिनिटी जा रही है, तो उसको बोलते हैं अपन अनबाउंडेड। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, उस डेफिनेशन को पहले देखते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखाता हूँ आपको, बाउंडेड अबव सीक्वेंस पहले मैं लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको लिखूंगा अनबाउंडेड क्या होता है। बाउंडेड अबव सीक्वेंस ये पूछा जाता है, तो क्या होता है, डेफिनेशन लिख दो, ए सीक्वेंस xn is said to be bounded if xn less than equal to k, where k is the real number, k belongs to क्या है, real number, and n belongs to natural number। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस ये पूछा जाता है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है, ए सीक्वेंस xn इज सेड टू बी बाउंडेड इफ एक्सन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा के या के से छोटी होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ ये बाउंडेड अबव क्या है। जैसे मान लो एक्सन की वैल्यू क्या उस नंबर से छोटी होनी चाहिए। मान लो आपको सीक्वेंस दी हुई एक्सन इक्वल टू 1/n दी हुई है। अब मुझे बताओ, अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे, 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 चलता रहेगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं आपको बोलूँ एक्सन की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से छोटी आएगी, तो बिल्कुल सही बात है ना। देखो एक्सन की वैल्यू, एक्सन सबसे बड़ी टर्म कौन सी है इसमें, 1 ही तो है, उसके बाद सब छोटा हो रहा है, सब छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा छोटा हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी कर लो, इस 1 से छोटी ही आएगी। कितनी भी कोई भी टर्म उठा लो आप, इसकी वैल्यू जो आएगी ना वो 1 या 1 से छोटी आएगी। तो इस सीक्वेंस के लिए जो एक्सन लेस देन इक्वल टू 1 किया मैंने, ये हो जाएगा बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव सीक्वेंस मतलब हुआ कि अगर एक्सन जो है एक फिक्स वैल्यू के, उसकी वैल्यू के या के से छोटी आए, या तो के बराबर आए या उससे छोटी आए, तो उसको बोलते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। मतलब उसकी कोई भी टर्म उस 1 से छोटी नहीं आनी चाहिए। तो इस 1 को अपन क्या, एक्सन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी 1 या 1 से छोटी होगी। तो एक और एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, ठीक है। एन आपका नेचुरल नंबर होगा, जैसे मान लो आपको दिया हुआ एक्सन जो दिया हुआ ना
वो मान लेते हैं माइनस एन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? माइनस एन। देखो अगर आप एन बिलोंग्स टू एन है तो इसमें एन वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा, फिर -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। अब मैं आपको सिंपल से बोलूँ एक्स एन की वैल्यू जो होगी -1 या 1 से छोटी होगी, तो ऑब्वियसली छोटी होगी, -1 से छोटी होगी, फिर -2 आएगा, -3 आएगा, -4 कुछ भी कर लो, -1 से बड़ी वैल्यू थोड़ी आ सकती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू -1 से कभी भी बड़ी नहीं आ सकती है, -1 छोटी आएगी। तो इसको बोलेंगे -1 को बोलेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाउंडेड अबव सीक्वेंस, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से बड़ी नहीं आ सकती है। तो क्लियर समझ में आ गया? बाउंडेड अबव सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? अगर मैं उसकी एन टर्म लिखता हूँ और एक वैल्यू के कोई भी नंबर मान लो 2 है जैसे, तो अगर सारी टर्म 2 या 2 से छोटी आती है तो उसको अपन बोलते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? बराबर ही आएगी चलेगा, लेकिन बराबर या उससे छोटी आनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं आनी चाहिए। एक और एग्जांपल मैं लिख के बताता हूँ आपको। सपोज ऐसे मान लेते हैं कि अगर आपको एक्शन दिया हुआ है -1 की पावर n, और n आपका नेचुरल नंबर है। इस बार आप रखोगे तो -1 1, फिर -1 फिर 1, फिर -1 फिर 1, ऐसे चलता रहेगा। और आपको कोई बोलता है कि एक्शन की वैल्यू 1, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 1 जो हो जाएगा वो 1 क्या हो जाएगा? बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो जाएगा, क्योंकि एक्शन की वैल्यू, एक्शन की जो भी एन टर्म आएगी, कुछ भी टर्म आएगी, वो 1 से बड़ी नहीं आ सकती। 1 के बराबर जरूर आ सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं आएगी। तो -1 1 से छोटा है। तो कहने का मतलब हुआ कि वापस से डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अगर किसी सीक्वेंस के अंदर उसकी सारी टर्म किसी नंबर के से छोटी या उसके बराबर आती है, सारी टर्म बोल रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस बोलते हैं। अब मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इजीली क्वेश्चन हो जाना चाहिए। सिर्फ डेफिनेशन ध्यान रखनी है। बाउंडेड अबव सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? अगर कोई सीक्वेंस है, उसकी जो वैल्यू है, उसके सारे एन टर्म की वैल्यू किसी नंबर के बराबर या उससे छोटी आती है, और वो नंबर क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, या माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, उससे अगर हमेशा छोटी आती है देन अपन ऐसे बोलेंगे उसको बाउंडेड अबव सीक्वेंस बोलेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो कि आपको एक्शन दिया हुआ है, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब ये मत पूछना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, मैंने फंक्शन टॉपिक जो कराया हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो पहले देखूँ। इसकी वैल्यू अगर आपको पता हो, एक्स एन की वैल्यू जो होती है वो 0 या 1 से हमेशा छोटी होती है। पता है आपको? 0 के बराबर हो सकती है। अब अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 पॉइंट कुछ भी एक्शन की वैल्यू रखते हो, इसकी वैल्यू ध्यान नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 1 से बीच में होती है। तो अगर अब मैं सिंपल सा बोलूँ कि अगर आप एक्स की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये तो सही है। लेकिन अगर आप, मैंने आपको बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू आपका एक्स, जो यहाँ पर आप रखोगे एक्स कुछ भी रखोगे आप, वो आपका -∞ से इन्फिनिटी आप कुछ भी रख सकते हो। तो देखो इसकी वैल्यू जो होगी ना वो तो 0 से 1 के बीच में होगी। तो आप यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कि एक्स एन की वैल्यू सर 1 या 1 से छोटी आएगी। तो ये जो 1 जो होगा आपका, वो क्या होगा? बाउंडेड अबव सीक्वेंस को बताएगा कि इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी कभी नहीं आ सकती है। तो सही बात है। आगे बात समझ में क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत? अगला आता है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस आता है, वो क्या होता है वो चेक कर लेते हैं अपन। अब अगला आता है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो मैंने बाउंडेड अबव में क्या बताया था कि एक्सन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? के या के से छोटी होनी चाहिए। तो इसका एग्जैक्टली बाउंडेड बिलो मतलब ये हो गया कि कोई एक्सन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? के या के से, उस नंबर से हमेशा कभी भी छोटी नहीं आनी चाहिए, उस नंबर से बड़ी आनी चाहिए। मतलब उसकी सारी टर्म जो होगी ना, उस नंबर से हमेशा सारी टर्म क्या होगी? या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। तो उसको बोलते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। मैं पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस का मतलब क्या? कोई भी नंबर है के, उससे हमेशा क्या आएगी? वो वैल्यू जो आएगी वो हमेशा बड़ी आएगी। बस का एक एग्जाम्पल उठाते हैं अपन। जैसे मान लो एक्स एन की वैल्यू दी हुई है, एन दिया हुआ है। तो अगर आप एन की वैल्यू, यहाँ पे एन नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, एन की वैल्यू 1 रखते तो 1 2 3 4 5 से लेकर चलते रह गए। तो क्या इसमें ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि एक्स एन की जो वैल्यू आएगी वो 1 या 1 से हमेशा क्या आएगी? बड़ी आएगी। देखो सारी 4 1 से बड़ा होगा, 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, ऐसे बढ़ता रहेगा, हमेशा 1 से तो बड़ी आएगी। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि क्योंकि इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी आ रही है तो उसको बोलेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस बोलेंगे। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, इसको इतना क्रिटिकल नहीं लेना है। तो बहुत ऐसे कि सिंपल सा कोई सीक्वेंस है, उसकी वैल्यू या किसी नंबर से हमेशा बड़ी आती है या उसके बराबर आती है, सारे नंबर जो भी होंगे, तो वो उसको अपन सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? हमेशा। जैसे यहाँ पर मान लो और कुछ भी ले ले, 2 5 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 11 दिया चल रहा है। तो अगर मैं बोलूँ सिंपल सा एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो सारी टीम देखो, जो भी टर्म आगे वाली टर्म आ रही है वो सारी टर्म क्या है? 2 या 2 से बड़ी है। तो अपन क्या बोलेंगे? इस 2 वाले को क्या बोलेंगे? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को? बाउंडेड बिलो भी समझा दिया। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो सपोज आपको एक्शन दिया हुआ है 1/n, और n आपका नंबर है, नेचुरल नंबर। तो देखो सोचो, आप 1 रखोगे तो पहले 1 आएगी, फिर 1/2 आएगी, फिर 1/3 आएगी, लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा? ये 0 की तरफ जा रही होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप n की तरह इन्फिनिटी रख दो, तो इन्फिनिटी रख नहीं सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इन्फिनिटी रखते तो क्या होता है? 0 की तरफ चला जाता। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्शन की जो वैल्यू होगी
0 या 0 से बड़ी होगी, मतलब इसकी जितनी भी 1, 1/2, 1/3 जितनी भी टर्म आएगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, बाउंडेड बिलो समझ में आ गया, बाउंडेड अबव समझ में आ गया। अब सिंपल सा, अब तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा बाउंडेड सीक्वेंस ही क्या होती है। थर्ड हेडिंग डालो बाउंडेड सीक्वेंस। सिर्फ डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और मैंने जो बताया ना बस वो चीज़ पता होनी चाहिए। बाउंडेड सीक्वेंस मतलब ये हुआ कि अगर कोई सीक्वेंस है उसकी एक्सन की वैल्यू कोई नंबर है, मान लेते हैं कोई भी नंबर के है, ठीक है ना, इस के स्मॉल के से लेकर कैपिटल के मान लेते हैं, ठीक है ना, इसके बीच में आए। बाउंडेड मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एक्सन की वैल्यू आ रही है, वो एक्सन की वैल्यू जो आ रही है ना इस इंटरवल में आ रही है, 1 to 4 आ रही है, तो ये बाउंडेड। बाउंडेड मतलब क्या हुआ, एक फिक्स इंटरवल में, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए एन की वैल्यू रखने पर। तो ऐसी सीक्वेंस क्या होगी आपकी, बाउंडेड सीक्वेंस होगी। मतलब बाउंडेड के नंबर बीच में 1 से 5 हो गया, 2 से 5 हो गया, 7 to 10 हो गया, ये बाउंडेड सीक्वेंस होनी चाहिए। मतलब उसका लोअर, कहने का मतलब किसी इंटरवल का, जैसे मान लो 1 to 5 है, ये लोअर टर्म और अपर टर्म ये क्या होनी चाहिए, एक आपका रियल नंबर होना चाहिए, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स एन इक्वल टू 1/n। अब मैं यहाँ पर n जो है मेरा नेचुरल नंबर है, जब मैं यहाँ पर एक्स एन स्टूडेंट वैल्यू पुटअप करूँगा तो क्या आएगी, 1, 1/2, 1/3 और लास्ट में क्या होगा, 0 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये 0 जाएगा नहीं, ये इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 0 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्स एन की वैल्यू होगी 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी। 0 तो आ नहीं सकती क्योंकि इन्फिनिटी अपन रख नहीं सकते, ये फंक्शंस के अंदर बताया हुआ है मैंने चीज़ें। तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मतलब इसका जो इंटरवल होगा 0 से 1, ये वाला ब्रैकेट क्यों यूज़ किया है ये भी फंक्शन बताया हुआ है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक आपका क्लियर कहाँ से होगा, मेरी वो पहले वाले वीडियोज़ को देखिए, बेसिक अच्छा कीजिए, फिर इसके बाद आइए। तो इसको अपन बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे, क्योंकि इसका इंटरवल जो है वो क्या आ रहा है, एक रियल नंबर के बीच में आ रहा है, तो उसको बोलेंगे बाउंडेड। तो अब अपन बात कर लेते हैं अनबाउंडेड क्या होता है। यहाँ तक किसी दिक्कत, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम क्या, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताते हैं। जितना मुझसे ईजी हो सकता है मैं उतना ईजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला आता है अनबाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड सीक्वेंस मतलब ये होता है कि अगर किसी सीक्वेंस के अंदर जो है उसका जो इंटरवल आता है, एक्सन का इंटरवल आता है, वो एक रियल नंबर के बीच में नहीं हो, इन्फिनिटी आ जाए। जैसे मान लो कि मैं आपको एक्सन दे दूँ 2 to the power n-1। अब आप क्या बोलोगे, मैं इसका इंटरवल अगर लिखूंगा, n की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो कितना आएगा, 1 रखने पर आएगा 2 आएगा, 1 रखने पर 1 आएगा, 2 रखने पर 2 आएगा, 3 रखने पर 2 का स्क्वायर आएगा, ऐसा चलता रहेगा, लास्ट में इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो मैं अगर आपको इसका इंटरवल बोलूँगा तो आप क्या बोलोगे, 1 to सर इन्फिनिटी की तरफ बोलोगे। तो ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं अनबाउंडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड, क्योंकि इसका इंटरवल जो है एक रियल नंबर के बीच में ना होकर 1 to इन्फिनिटी जा रहा है। जब भी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा वो अनबाउंडेड हो जाएगा, और इसके अलावा जो भी आएगा वो बाउंडेड हो जाएगा। क्लियर है, ये तीनों डेफिनेशन क्लियर है। बाउंडेड अबव इक्वेशन, बाउंडेड बिलो इक्वेशन, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से मैंने सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप इजीली इसको नोट्स बना लीजिए। इसी में से क्वेश्चन आते हैं कि बाउंड्रीज बिलो, आपको ऑप्शन दे देंगे, फिर आपको पूछेंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस होगी, तो आपको चेक करना है क्या बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होगी, क्या बाउंडेड सीक्वेंस होगी या अनबाउंडेड सीक्वेंस होगी। ये सब चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाता है, ये चीज़ें डेफिनेशन आपको आती है तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो मेन चैप्टर जो है ये भी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट थी, मेन चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है अब इसको अपन बेसिक करते हैं, फिर इसके बाद टेस्ट करेंगे। सबसे पहले लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज़ लेते हैं। अब चैप्टर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज़ लेते हैं, बहुत काम की इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इनफाइनाइट सीरीज़ सिंपल सा क्या है कि अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल सा n इक्वल टू 1 और इन्फिनिटी, और ये मान लेते हैं एक्सन क्या है, बहुत सारे टर्म है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी, इनका सम क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज़ होती है इनका सम। अब आपको मैं अलग अलग चीज़ें कराऊंगा, सिंपल सा इसको ऐसे बोल सकते हो u1 प्लस, सॉरी एक्सन ले रहे हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर इन्फिनिटी तक का सम जो होता है x की पावर इन्फिनिटी, जो एक्स इन्फिनिटी आएगा, इन सब का सम जो होता है ना वो अपन को निकालना होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज क्या काम आता है, या फिर इसे अपन कैसे डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें अपन देखते हैं ना। अब आप हेडिंग डालो सीरीज के अंदर, आप हेडिंग डालो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑस्किलेटिंग, इसी पर तीनों पर क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन तो फिक्स मान के चलना। ठीक है, अपन एक ही चीज़ में करते हैं कि भाई कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है क्या है, और ऑस्किलेटिंग क्या होता है। सिंपल सा मान लो कोई सीरीज़ है,
ये मान लेते हैं अपन un है, तो un की फर्स्ट टर्म क्या होगी u1 प्लस u2 प्लस u3 से लेकर ये जा रहा होगा un तक जा रहा होगा। तो सिंपल सा इसका सम क्या आएगा स्टूडेंट, सम आएगा un आएगा, जहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेकर आप इन्फिनिटी मान लीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, अगर इसका आंसर जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू मतलब 1 2 3 4 कुछ भी ऐसा कुछ है, तो वो हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आए, दोनों में से एक आनी चाहिए, ऐसे नहीं दोनों साथ में आए, तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। और तीसरा ऑस्किलेटरी, अगर उसकी एक जो un आप सम ऑफ un निकाल रहे हो वो ऑस्किलेट कर रहा है, कभी इसकी वैल्यू 0 आ रही है, कभी इसकी वैल्यू 1 आ रही है, या फिर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, या फिर इसकी वैल्यू आ रही है, कोई दो वैल्यू के बीच में वो क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑस्किलेटरी सीरीज बोलेंगे। तो मेरी बात समझ में आ गई, वापस बोलता हूँ कि सम ऑफ इन्फिनिटी अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बोलते हैं, 1/2 1/3 1/4। अभी मैं एग्जाम्पल करूँगा समझ में आ जाएगा। और अगर सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज अगर आपका इनफाइनाइट आता है या फिर माइनस इनफाइनाइट आता है तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। और अगर आपका सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स जो है ऑस्किलेटिंग करता है, या तो 0 आता है या 1 आता है, या 1 आता है या 2 आ रहा है, तो ऐसी सीरीज को अपन बोलते हैं ऑस्किलेटरी सीरीज बोलते हैं। क्लियर, ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं इस पर क्वेश्चन करूँगा, मैं डेफिनेशन नहीं करा रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं पूछने वाले हैं, तो मैं सारी चीज़ डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, वापस मैं बोल सकता हूँ, आप बोलोगे तो फाइनाइट वैल्यू आएगी तो कन्वर्जेंट, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगी डाइवर्जेंट, और ऑस्किलेट करेगी तो ऑस्किलेटरी। बस ये तीन। अब इस पर 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों चीज़ों में क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए स्टूडेंट, इस सीरीज़ को देखते हैं अपन इस सीरीज़ को देखते हैं कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑस्किलेटरी क्या होगी। उसके बाद देखो, इसको 3 क्वेश्चन करने के बाद अपन एक्चुअल में जो टेस्ट है, जो टेस्ट बहुत काम को, तो वो टेस्ट अपन करेंगे। उस टेस्ट को सीखने के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कौन सी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। अभी जो मेथड बता रहा हूँ मैं वो बस बेसिक मेथड बता रहा हूँ कि अगर आपको सम ऑफ इन्फिनिटी दिया हो तो कैसे आप पता लगाएंगे कि वो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट क्या है। तो देखो सिंपल से, देखो 1 1/2 1/3 ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका क्या करो, un टर्म निकालो। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो un टर्म होगी, 1 तो ऊपर सेम सेम चल रहा है, 1 2 3 4 वाली सीरीज़ कौन सी होती है, n होती है। अब देखो यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो एक n से ज़्यादा है, तो ये n+1 कर दो इसको। ये तो बनाना आता है आपको, AP GP तो आती होगी आपको। तो un टर्म जो आएगी 1/n n+1 आएगी। यहाँ तक किसी दिक्कत, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सिग्मा ऑफ un n = 1 to इन्फिनिटी, ये निकालना है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये फाइनाइट आता है या इन्फिनिट आता है, क्या आता है, तो निकाल लेते हैं। देखो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसका सम निकालना है, तो सम कैसे निकालोगे, इसको कैसे कर सकते हो, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/n n+1। ध्यान सुनना, देखो क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। जब भी इस टाइप का आता है जिसके अंदर डिफरेंस क्या होता है आपका 1 या 2 होता है, तो उसको आपको पता याद रखना है कि इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं अपन, 1/1 + n, और जो इनका डिफरेंस होता है, यहाँ डिफरेंस क्या है, इन दोनों का 1 है, तो यहाँ 1 डिवाइड कर देते हैं। जैसे सपोज 1/n n+2 दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/n - 1/n+2, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1/2। ऐसे करने का तरीका होता है ये, ठीक है। तो 1/n - 1/n+1 हो गया। जहाँ पर आपकी n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी है, तो जब आप 1 रखोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 1 - 1/2 आएगा, ठीक है। जब आप 2 रखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/2, यहाँ पर आएगा 1/3। ऐसे ऐसे रखते रखते आप लास्ट में n रखोगे, यहाँ पर क्या रखोगे, n+1 आएगा। तो ये टेढ़े टेढ़े करते रहेंगे, बचे क्या, बचेगा आपका 1 - 1/n+1। ये आ रहा होगा आपका सिग्मा UN n = 1 to इन्फिनिटी। और आपको पता है n की वैल्यू क्या है, लास्ट में इन्फिनिटी है, तो जब आप इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 - 0 मतलब 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ सिग्मा UN आपका 1 आया। और 1 क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है कि इनफाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू होती है। और मैंने आपको बताया था कि जब इन्फिनिटी का सम फाइनाइट वैल्यू आए तो वो कैसी सीरीज होती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है। तो आपका आंसर क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया, ठीक है। ये मेथड बाद में जाकर आपको नहीं करना पड़ेगा, जब आपको टेस्ट सारे आते होंगे आप इजीली कर पाओगे। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं डाइवर्जेंट का। चलिए स्टूडेंट, ये देखते हैं कि ये क्या होती है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। मुझे बताओ इसका UN टर्म क्या होगा, 1 फिर 2 फिर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये n² आएगा। अब आपको क्या निकालना है, SN = सिग्मा ऑफ UN n = 1 to इन्फिनिटी लगाना है, सिग्मा ऑफ n² n = 1 to इन्फिनिटी। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि सिग्मा n² जो होता है वो होता है n+1 2n+1/6 होता है। तो ये आ गया n+1 2n+1/6। ऑब्वियसली n बिलोंग्स टू लास्ट में क्या रखना है, इन्फिनिटी रखना है।
जब आप n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है, इन्फिनिटी रखना है। जब आप इसमें इन्फिनिटी रखेंगे तो ऑब्वियसली एस एन कहाँ टेंडिंग करेगा, इन्फिनिटी तरफ करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी सब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब इन्फिनिटी करेगा तो क्योंकि ये कैसी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू है, तो इनफाइनाइट वैल्यू में क्या होता है, सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। क्लियर। तो जब सम ऑफ इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी आए, सम ऑफ एन टर्म्स का जो है, जहाँ पर एन की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, तो अगर वो इनफाइनाइट वैल्यू आती है तो डाइवर्जेंट है, फाइनाइट वैल्यू है तो कन्वर्जेंट है। और लास्ट में क्वेश्चन कराता हूँ आपको ऑस्किलेटरी वाला। अब लास्ट अपन क्वेश्चन करते हैं ऑस्किलेटरी वाला, और एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिर्फ अपन टेस्ट का करेंगे, ठीक है ना। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का जो टेस्ट होता है उसका एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट था, ये आपको समझने के लिए। सपोज मान लो सीरीज आपको दी हुई है 4 - 4 + 4 - 4 और ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी। अब सिंपल सी बात है कि भाई अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखो अब मैं इसका अगर सम निकालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, सम अगर निकालूंगा तो मैं 2 टर्म का सम निकालूंगा 0 आएगा, 3 टर्म का सम निकालूंगा तो 4 आएगा, 4 का निकालूंगा तो 0 आएगा, 5 का निकालूंगा तो 4 आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं n को ऑड लेता हूँ, n को ऑड मतलब 3 लेता हूँ या 5 लेता हूँ, तो मेरा सम कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर n मैं इवन लेता हूँ तो आंसर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब 2 केसेस होंगे मेरे पास में। तो ये ऑस्किलेटिंग करेगा, ऑस्किलेटिंग मतलब इसका सम जो होगा या तो 4 आएगा या 0 आएगा, या 4 आएगा या 0 आएगा। तो एस एन की वैल्यू जो होती है सिग्मा यू एन, एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी, ये लाई करेगी, या तो 0 होगी या 4 होगी। तो ये ऑस्किलेटिंग कर रही है, फिक्स वैल्यू नहीं, 0 है या फिर 4 है, तो उसको बोलेंगे ऑस्किलेटिंग। तीनों में डिफरेंस पता चल गया, कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होती है, ऑस्किलेटिंग क्या होती है। अब अगला टॉपिक डालो, ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज या इसको बोल, ज्योमेट्रिक इन्फिनिटी सीरीज बोल दो। मान लो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, 1 + r + r² + r³ से लेकर इन्फिनिटी। देखो इस पर एक क्वेश्चन ATC में आया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ इन्फिनिटी। तो सम ऑफ इन्फिनिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 10th 12th के अंदर पढ़ा होगा, A1 - r होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था सम ऑफ इन्फिनिटी, GP होना चाहिए ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। आर क्या होता है, आर होता है आपको पता ही है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, निकालना आते होगा। अब यहाँ पर 2 कंडीशन देखो, ये क्वेश्चन आते भी रहना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। सम ऑफ, यहाँ 2 कंडीशन ये है कि अगर ये आर की वैल्यू मॉडुलस आर अगर 1 से छोटा हो तो ये बोलते हैं अपन कन्वर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से लेकर 1 के बीच में होगी तो कन्वर्जेंट होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन आया हुआ है ITS के अंदर, जो मैं आपको कराऊंगा कि कन्वर्जेंट कब होती है, ठीक है ना। अब केस दूसरा देखो, ये तो कन्वर्जेंट का हो गया। अब केस 2 आपको बताता हूँ डाइवर्जेंट कब होगी। जब आर की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो तो ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट होगी। ऐसा क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो जब इसके अंदर आर की वैल्यू 1 से बड़ी रखोगे, सपोज 1 रखते हो आप, 1 + 1 + 1 + 1, तो ये इन्फिनिटी। तो मुझे बताओ इसका सम ऑफ इन्फिनिटी कितना आ रहा है, ये इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। दूसरा, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, मान लो तो आर की वैल्यू 2 होती है या कुछ और होती है, तो इसका क्या करता है आप, ये निकलता है 1 + r + r²। तो ये वाला फॉर्मूला तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब है जब सम ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, आर की वैल्यू मॉडुलस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तब आपको क्या करना है, एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगाता है आप, a Rn - 1 r - 1। तो ये होता है, ए तो 1 होता है आपका, आर कुछ भी हो सकता था, Rn - 1 r-, क्योंकि आर 1 से बड़ा होता तो समथिंग बड़ा अपॉन इन्फिनिटी, तो ये भी क्या था, इन्फिनिटी की तरफ जाता, तो ये भी इन्फिनिटी जाता। समझ में आता, जैसे 2 की पावर इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली ये तो 2 - 1 हो जाता, लेकिन 2 की पावर इन्फिनिटी आपको इन्फिनिटी लेके जाता। तो ये इसका आंसर क्या आ रहा होता, इन्फिनिटी आ रहा होता। तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब आर की वैल्यू जब 1 या 1 से बड़ी होगी तो क्या होगा, जो ज्योमेट्रिक इन्फिनिटी सीरीज है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और अगर आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पर एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, ये कंडीशन ध्यान रख के जाना। इस कंडीशन पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैं कराता हूँ ATC पर, बहुत शानदार, ठीक है ना। मॉडुलस आर क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए तो कन्वर्जेंट होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसा आया था, यहाँ तक इसको लिखो। अब क्वेश्चन बताता हूँ कैसा आया था। ये शायद 2016 में क्वेश्चन आया था, ATC 2000, आप देख लेना, लेकिन आया ज़रूर था ना। तो ये था सिग्मा ऐसे दिया हुआ था, n = 0 to इन्फिनिटी और 2x की पावर n, ये दिया हुआ था आपको। और आपको बोला था 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैं सीधा आपको कराता हूँ। जब n की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये आएगा 2x की पावर 0, फिर आएगा 2x की पावर 1 और ऐसे चलता रहेगा। और आपको बोला था ये कन्वर्जेंट अगर होगी तो इसमें x का इंटरवल क्या होगा, ये चेक करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये दिया हुआ था, ये बोला कन्वर्जेंट है तो x का इंटरवल क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ था -1 से 0, 0 to -1, -1 to 1, आपको चेक करना है, तो इन्फिनिटी।
तो देखो यहाँ पर 2x की पावर 2 आएगा, साफ से पता चल रहा है कि जीपी है। तो जीपी का क्या है कि सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन, ये सबको पता था, 1 माइनस आर। अब ये कन्वर्जेंट होने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मॉडुलस आर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, या फिर -1 से लेकर आर की वैल्यू 1 के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ से आर निकालो तो आर कितना आएगा, आर आएगा 2x, कितना आएगा 2x। तो अपन बोलेंगे -1 से लेकर 2x 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये 2 का डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो -1/2 से लेकर x 1/2 के बीच होना चाहिए। यही क्वेश्चन आया था और ये ऑप्शन दिया हुआ था। सीधा आंसर क्या हो गया, -1/2 से लेकर 1/2। तो ये वाला जो ज्योमेट्रिकल सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो भी मैंने आज कराया वो बहुत इंपॉर्टेंट। छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेशन आ सकती है, तो ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, टेस्ट जितने भी है उस टेस्ट को करेंगे, उस पर भी क्वेश्चन आता है, सारे टेस्ट करा दूंगा। वो टेस्ट करने के बाद आपके लिए चैप्टर और ईजी हो जाएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।